मिथिला एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। 3 नवंबर 2021 हिंदू में जो आर्टिकल सब है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के आर्टिकल में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी आर्टिकल है, तो एक एक करके हम सब आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला आर्टिकल जो है ये ग्लासगो में COP26 की जो समिट चल रही है उस पे है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए कम से कम दशकों तक हमें वनों की कटाई पे रोक लगानी है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने की एकदम संकल्प लेना है कि कैसे मीथेन का उत्सर्जन कम हो। आगे इस आर्टिकल में बात की गई है कि मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण गरीब छोटे देश जो द्वीप समूह सब है उस पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पलाव के राष्ट्रपति ने कहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो द्वीप समूह है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि हम सब डूब रहे हैं, हमारी एकमात्र आशा किसी भी तरह इस जलवायु परिवर्तन को धीमी किया जाए। इस आर्टिकल में आगे बात की गई है कि लगभग 90 देश 2020 के स्तर से 2030 तक 30% मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रयास में शामिल होंगे। फिर आगे बात की गई है कि चीन, रूस और भारत ने अभी तक साइन अप नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब वो प्रतिज्ञा लेंगे और किसी भी तरह इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करेंगे। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार लगभग 27 फुटबॉल का जो फील्ड होता है उसके बराबर 27 फुटबॉल के बराबर वन नष्ट हो रहा है। हर मिनट में 27 फुटबॉल के बराबर वन नष्ट हो रहा है। सौ से अधिक राष्ट्रीय नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई, भूमि के क्षरण को रोकने और उलटने का संकल्प लिया है। वनों की रक्षा और पुनर्स्थापना में निवेश करने के लिए सार्वजनिक और निजी फंड में $19 बिलियन से कम किया गया है। COP26 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लक्ष्य को जीवित रखता है, ताकि गर्मी की लहरों, सूखे, बाढ़ और तटीय क्षेत्रों से पहले से अधिक नुकसान को रोका जा सके। 2021 और 2025 विकासशील देशों के लिए खराब भूमि को बहाल करने और जंगली संसाधनों को जुटाने के लिए भी इस आर्टिकल में बात की गई है। अगला आर्टिकल जो है वो देखते हैं हम। अगला आर्टिकल है पाकिस्तान के NSA ने भारतीय आमंत्रण को ठुकरा दिया। ये आमंत्रण इसलिए दिया गया था कि हम तालिबान में बिगड़ते हालत से संबंधित हम बातें कर सके और जिससे आने वाले खतरा को भी टाला जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार भुखमरी की स्थिति देखी जा रही है। और बहुत सारे आर्टिकल छपे थे जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और अगर भुखमरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो तालिबान का जो सत्ता है वो टूटेगा और टूटने के बाद कहीं अगर ISIS के हाथ में चला गया तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खतरा तो होगा ही, साथ साथ पड़ोसी देश को भी खतरा होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग सभी को एक इनविटेशन भेजा गया था जिससे इससे संबंधित हम बातें कर सके कि इस खतरे को कैसे टाला जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के NSA ने आने से मना कर दिया। इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया नहीं जा रहे हैं और उन्होंने ये बातें उज्बेकिस्तान के साथ
कुछ एग्रीमेंट चल रहा था सुरक्षा संबंधित कि हम डेटा शेयर करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ एग्रीमेंट साइन होने वाली थी, उसी के दौरान इन्होंने कहा। और इससे कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान को ही होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा ISIS का पाकिस्तान ही है, सबसे उसके निशाने पे पाकिस्तानी सबसे पहले है। और पाकिस्तान का साथ देने के लिए हो सकता है चाइना भी आने से मना कर दे, लेकिन रसिया और भी पड़ोसी देश हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो लोग आएंगे। 10 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाली ये मीटिंग है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल भी पर्यावरण से संबंधित है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि शहर की जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार बेहद खराब स्तर पर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजधानी की जो वायु गुणवत्ता मंगलवार को बहुत खराब स्तर तक मापी गई थी और उम्मीद है कि अगले 2 दिन तक ये बहुत खराब ही स्तर पर ही रहेंगे, क्योंकि दिवाली आने वाली है। हो सकता है कि पटाखों की वजह से और प्रदूषण बढ़े, इसलिए ये आर्टिकल उसी के आधार पे ये आर्टिकल है। अच्छा, ये आंकड़ा मापता कौन है? तो इसे जो संचालित किया जाता है वो सफर के द्वारा किया जाता है और सरकार द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी सफर ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का योगदान दिल्ली में एक प्रमुख प्रदूषक का वजह हो सकता है। मंगलवार को 6% से बढ़कर दिवाली पर लगभग 20 से 38% बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। सफर ने कहा है कि दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में है और अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार प्रदूषण का AQI मंगलवार को 303 था, जो सोमवार को 281 था, जो पिछले 24 घंटों का औसत है, उसे AQI कहा जाता है। लगातार देखो, सोमवार को 281 था और मंगलवार को 303। और AQI जो उसका हम देख लेते हैं कि कैसे मापा जाता है। पहले जानते हैं हम सफर है क्या। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महानगरों के किसी भी स्थान विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता के मापने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। अच्छा, इसे बनाया किसने? इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी या भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा पुणे के द्वारा यह निर्मित है। ये स्वदेशी प्रणाली ही है। अच्छा, इसका संचालन भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है। फिर जानते हैं कि सफर कैसे कार्य करता है। यह मौसम के सभी मापदंड जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, परावैंगनिक किरण और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है। इसमें हवा की गुणवत्ता का आकलन 1 से लेकर 500 अंकों तक किया जाता है। शुरुआती के 100 अंकों को अच्छा माना जाता है और जैसे जैसे अंक बढ़ते जाते हैं हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है। 100 से 200 तक के स्तर वायु को ठीक ठाक की श्रेणी में रखा जाता है। 200 से 300 के स्तर को खराब माना जाता है और 300 से 400 के वायु स्तर को बहुत खराब। और यहाँ 303 है, जो मंगलवार को मापी गई थी वो 303 है। तो इसीलिए यहाँ पे 303 है, इसीलिए बहुत खराब स्थिति में अभी दिल्ली की हवा है। इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बातें की जाती है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं कि किस पे आधारित है। अगला आर्टिकल, जो हम कुछ गन खरीदने वाले थे USA से, उसे DAC ने भेल को ऑर्डर दे दिया है क्योंकि कुछ महंगा आ रहा था और हमारी स्वदेशी तकनीक मेक इन इंडिया के अंदर ही आएगा, तो इसलिए हमने भेल को ये डील दे दिया है। तो जानते हैं DAC है क्या? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए DAC ने असॉल्ट राइफल, थर्मल, इमेजिंग नाइट, बहुत सारी गन जो है उसकी मंजूरी देती है। अच्छा, DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है।
इसकी स्थापना लगभग 2001 में की गई थी और इससे हमें ही फायदा होगा, क्योंकि जो हम हथियार खरीदने वाले थे अमेरिका से, वो हम अपने देश से अपने देश के कंपनी से खरीदेंगे तो रुपया तो हमारे देश में ही इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए हमारे देश को ही फायदा है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल फिर से पर्यावरण के ऊपर ही है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं सबसे कमजोर देश ही है और इसके साथ साथ बड़े देश भी है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या इस आर्टिकल में है। हमारे मोदी जी ने IRIS को लॉन्च किया है और इसके तहत बहुत सारी बातें की गई है। पिछले कुछ दशकों ने साबित कर दिया कि कोई भी जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से अछूता नहीं रहा, चाहे वो विकसित देश हो या फिर कमजोर देश हो, हर किसी के लिए यह एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनके जलवायु परिवर्तन के खतरे को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है एक विशेष डेटा विंडो बनाएंगे जो उन्हें चक्रवात, प्रवाल भित्ति की निगरानी, उपग्रहों के माध्यम से समुद्री तट की निगरानी के बारे में समय समय पे जानकारी देती रहेगी। फिर आगे मोदी जी ने कहा है कि इस पहल के माध्यम से जानकारी जुटाना भी आसान होगा और छोटे द्वीप राज्यों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ होगा। आगे मोदी जी ने कहा कि ब्रिटेन का आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना का समर्थन करेगा और इसकी सफलता के लिए CDRI अन्य भागीदारी देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। आगे कहा कि इस अवसर पर फिर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि वह आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों के लिए गठबंधन पर उनके नेतृत्व के लिए मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री के बहुत आभार हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल में कहा गया कि वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि हम क्लीन टेक्नोलॉजी इन्वेंशन और डेवलपमेंट पे कैसे काम करें। और मोदी जी ने कहा है कि पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ तब से सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा तब तक हमारा ग्रह भी स्वस्थ रहा, लेकिन आधुनिक काल में इंसानों ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन से छेड़छाड़ की और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है तो इसका रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। और इस आर्टिकल में फिर बात की गई है हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। मोदी जी ने कहा है कि मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। जितनी ऊर्जा पूरी मानव जाति साल भर में उपयोग करता है उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है। यह अपार ऊर्जा पूरी तरह स्वस्थ और सतत है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में ही उपलब्ध होता है और मौसम पर भी निर्भर है। फिर इस आर्टिकल में बात की गई है एक सन यानी एक सूर्य, एक हमारी धरती और एक ही ग्रिड, एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड बनाया जाए जिसे क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट का व्यवहार भी ज़्यादा बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत तो कम होगी ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। और आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक सन यानी एक सूर्य, एक धरती और एक ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और समृद्ध वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। और फिर आगे कहा कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। इससे सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल मापी जा सकती है। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट के लोकेशन तय करने में उपयोगी होगा और इससे वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड को मजबूती मिलेगी। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। लगातार कुछ आर्टिकल आ रहा है कार्सा पे, CAATSA कार्सा। पहले जानते हैं कार्सा है क्या। अमेरिका द्वारा अपने प्रतिबंधियों जैसे रूस, नॉर्थ कोरिया इस सब के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सेक्शन एक्ट, जिसे 2018 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूस के ऊपर ही है, जैसे कि तेल, गैस उद्योग, रक्षा क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण लेन देनों में शामिल व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लेखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधियों में से कम 5 प्रतिबंध लागू करने का अधिकार देता है। अच्छा, कार्सा का प्रयोग कहाँ होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी तक 2 बार इसका प्रयोग किया है। पहली बार जब 2018 में S-400 जब वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई S-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए चीन के उपकरण विकास पर प्रतिबंध लगाया गया था, और उसके बाद 2019 में भी लगाया गया तुर्की पर, जब S-400 की पहली डिलीवरी के बाद F-35 प्लेन का जो जेट प्रोग्राम से निष्कासित कर दिया गया था, उसी के दौरान ये लगा था। अच्छा, भारत के लिए कार्सा के निहितार्थ क्या है? जब से ये एक्ट शुरू हुआ तब से भारत रूस के रक्षा संबंधों में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसकी काफी सारी चर्चा की गई। विशेष रूप से तब जब S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के टाइम पे हुआ था, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो है कि रूस से जो भी व्यापारिक लेन देन होता है सुरक्षा से संबंधित, उसके तहत रूस को दंडित करना ही इसका मेन मकसद है। अच्छा, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति चाहे तो कार्सा को रद्द कर प्रतिबंधों से मुक्त कर सकते हैं। तो लगातार आजकल कार्सा पे आर्टिकल आ रही है, तो हम कार्सा के बारे में जान चुके हैं। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं एडिटोरियल सेक्शन से कि एडिटोरियल में आज क्या क्या है। पहला जो एडिटोरियल है वो यूएस और इंडिया के रिलेशन के बीच में है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि 21वीं सदी के इतिहास जब लिखा जाता है तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके द्वारा बनाए गए रणनीतिक गठबंधन को प्रमुख भूमिकाएं निभानी चाहिए। खुले इंडो पैसिफिक को बनाने में कितने सफल होंगे, इसी के रिगार्डिंग ये अमेरिका और इंडिया के रिलेशन के बारे में ही कि जलवायु, उसके बाद ट्रेड से संबंधित बातें की गई है।
कि कैसे दोनों का जलवायु और व्यापार के टाई अच्छे हो, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों के पास एक लंबा रास्ता है और इसे जीतने के लिए पहले विश्वास बनाना पड़ेगा। फिर चीन को कैसे काउंटर किया जाए, इंडिया अमेरिका का ट्रेड कैसे बढ़े, जलवायु परिवर्तन को दोनों एक साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पे कैसे एक साथ मिलकर काम करें, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल फिर से एनवायरनमेंट के ऊपर ही है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि बहुत सारे देश भारत में दबाव बना रहे थे कि आप कार्बन उत्सर्जन को कम करो। तो इस पर भारत ने कहा कि ठीक है, हमें यूरेनियम खरीद बिक्री वाले देश में शामिल कर लो तो हम भी कार्बन का प्रयोग कम करेंगे। इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। अगला आर्टिकल जो है वो देखते हैं। ये खाड़ी देश सऊदी अरब कुवैत से संबंधित है और इस आर्टिकल में बहुत सारे बातें की गई है जो हमारे देश की महिलाएं खाड़ी देश में काम कर रही है, उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी इस कोरोना वायरस के काल में, इसके ऊपर ही आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में लिखा गया कि खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 23 मिलियन प्रवासी श्रमिकों, ये 23 मिलियन 2017 का डेटा है, को होस्ट करता है। उन समस्याओं से जूझ रहा है जो विशेष रूप से महिला प्रवासी श्रमिकों के भेदभाव से संबंधित है। अधिकांश प्रवासी कार्यबल जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। फिर आगे बात की गई है कि 39% प्रवासी कामगार और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कार्यबल का नारीकरण एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी 39% महिलाएं वहां काम करने के लिए जाती है। महिला प्रवासी जो कुशल श्रेणी में है, मुख्य रूप से संगठित स्वास्थ्य उद्योग की नर्सें हैं, जो कुशल है, कार्य क्षेत्र में कुशल है, वो नर्स और स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में काम करती है। अर्धकुशल या अकुशल श्रेणी में घरेलू कामगार, देखभाल कर्मी और सफाई कर्मचारी, निर्माण कर्मचारी, सैलून कर्मचारी और जो दुकानों पे विक्रेता होती है उसके रूप में काम कर रही है। और उन्हें किस प्रकार दुर्व्यवहार और शोषण होना पड़ा, उदाहरण के लिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस आर्टिकल में कि एक घरेलू कामगार थी, जो ज़्यादातर महिलाएं जो होती है वो अर्धकुशल होती है, वो कामगार के काम में ही काम करती है। जब कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई तो महिला प्रवासी श्रमिकों की कमजोरियों को बढ़ा दिया। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह नौकरी खोने की समस्या से अधिक उनकी कामकाजी परिस्थितियों को बिगड़ने के बारे में है। और फिर आगे इस आर्टिकल में बात की गई, जब महिला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार चाहती थी कि नर्सों को कोविड केंद्रों पर तैनात किया जाए। मंत्रालय के तहत सभी अस्पतालों को अपना स्टाफ भेजने के लिए कहा गया। दूसरी ओर निजी अस्पताल काम नहीं कर रहे थे, वो बंद हो गया था। इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ काफी बढ़ गया। परिणाम स्वरूप जो है निजी अस्पताल कर्मचारियों को तालाबंदी के दौरान बिना वेतन के अवकाश पर जाने के लिए कहा गया। मंत्रालय से छुट्टी भी नहीं ले सकती थी क्योंकि स्थिति को आपातकाल घोषित कर दिया गया। फिर आगे बात की गई है कि कई नर्सों को ओवर टाइम 8 घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया था। अब कुवैत के सरकारी नर्स ने बताया कि शुरुआत में हमारे डॉक्टर ने हमें इन आपूर्ति की कमी के डर से अतिरिक्त दस्ताने और मास्क का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मरीजों के लिए है कि आप दस्ताना मास्क ना लगाओ। और देखभाल
यानी जो टेम्परेचर चेक करती है, उनको कहा गया कि नहीं आप मास्क लगाओ, लेकिन फिर भी दस्ताना आप नहीं लगाओ, आप मुखौटा बांध लो। जो पीपीई किट थी, गाउन, फेस मास्क, फेस शील्ड जो है वो तो लगा सकते, लेकिन फिर दस्ताने का प्रयोग नहीं कर रहे थे, अधिकतर सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे। ये इंटरव्यू में महिला ने बताया। एक और महिला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में मैं रहती थी वह बड़ी संख्या में वहाँ बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले थे और सब कुछ बंद हो गया था। हमारे पास बस खुली एक सड़क थी और कई अस्पतालों ने वहाँ रहने वाले को छुट्टी दे दी, लेकिन उनके अस्पतालों में काम जारी था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि बच्चे परिवार सबसे दूर होके रहना पड़ रहा था। एक और महिला ने बताया जो कुवैत में काम कर रही थी, उन्होंने बताया कि हमारे पास मास्क तो था लेकिन सामाजिक दूरी के नाम पे कुछ भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो घर में कई महिलाएं तो बिना सैलरी के काम किया, कितनों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं उनके बच्चों को, जो चाइल्ड केयर टेकर होते हैं, उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि मेरे बच्चों को भी ना हो जाए, इसलिए उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया, उन्हें आवास, मजदूरी सब कुछ खोना पड़ा। इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो चलिए, छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।